हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सत्यजीत राय द्वारा रचित सहपाठी कहानी के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सहपाठी कहानी से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें से एक वीडियो सत्यजीत राय के जीवन और उनके कृतित्व से संबंधित है। अन्य 2 वीडियो में मैंने सहपाठी कहानी को पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ सहपाठी कहानी का सारांश। तो सहपाठी का अर्थ होता है साथ में पढ़ने लिखने वाला या पठन पाठन करने वाला। जैसे कि आपके कक्षा में जो आपके साथ पढ़ते हैं वे सभी आपके सहपाठी हैं। और इस कहानी में जो सहपाठी हैं वे कौन कौन हैं? मोहित सरकार और जयदेव बोस। सहपाठी कहानी 2 मित्रों की कहानी है, मोहित और जयदेव की। दोनों बालीगंज स्कूल के सहपाठी थे। उस स्कूल के हेडमास्टर थे गिरीन्द्र सूर। उस समय शंकर, मोहित और जयदेव में प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। वे पढ़ाई में काफ़ी तेज तो थे ही, फुटबॉल खेल में भी माहिर थे। स्कूल की पढ़ाई मोहित व जयदेव ने एक साथ पूरी की। उस वक्त ऐसा लगता था कि दोनों की दोस्ती आज की नहीं युगों की है। स्कूली शिक्षा के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो सहपाठी कहानी में जो 2 मित्र हैं, मोहित सरकार और जयदेव बोस, ये दोनों एक साथ बालीगंज स्कूल में पढ़ते थे। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। ऐसा लगता था इनकी दोस्ती कभी खत्म ही नहीं होगी, युगों युगों की दोस्ती है। लेकिन स्कूली शिक्षा के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता काफ़ी रईस तथा पेशे से वकील थे। उनका नाम कलकत्ता के नामी वकीलों में था। यही कारण है कि मोहित का दाखिला अच्छे कॉलेज में हो गया। पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही एक बड़ी कारोबारी कंपनी में उसकी नियुक्ति भी हो गई। अब मोहित की नौकरी वाली ज़िंदगी थी। अब उसके ज़िंदगी में स्कूल के मित्रों के स्थान पर उसका एक सहकर्मी ने अपना स्थान बना लिया था। चूँकि मोहित सरकार के पिता वकील थे, काफ़ी रईस थे, तो मोहित सरकार का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में होता है और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी भी एक अच्छे कारोबारी कंपनी में अफसर के पद पर हो जाती है। अब मोहित सरकार की ज़िंदगी कैसी है? नौकरी वाली ज़िंदगी है। अब स्कूल के दिनों के मित्रों का स्थान कौन ले लिया है? उसके सहकर्मी ने। उसका घर ली रोड पर स्थित था और दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में। इस प्रकार 30 वर्ष बीत चुके थे कि एक दिन सुबह के 9 बजे उसके घर के फ़ोन की घंटी बजने पर उसकी पत्नी अरुणा ने फ़ोन रिसीव करने के बाद उसे फ़ोन पकड़ाते हुए बतलाया कि जय नाम का एक व्यक्ति ने फ़ोन करके बतलाया है कि वह उसके साथ कभी स्कूल में पढ़ता था और वह उसके साथ बात करना चाहता है। तो कहानी का आरंभ जो है फ़ोन की घंटी के साथ होता है और फ़ोन उठाने वाला कौन है? मोहित सरकार की पत्नी अरुणा, जो यह बताती है कि फ़ोन करने वाला अपना नाम जय बता रहा है और वह कभी मोहित के साथ स्कूल में पढ़ता था और आज उसके साथ बात करना चाहता है। जय नाम सुनते ही मोहित अपने कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों के बारे में सोचने लगता है और फिर उसे जय या जयदेव का चेहरा याद आ जाता है, जो क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में आगे, हाई जंप में अव्वल, कभी कभी ताश के खेल भी दिखाया करता था। उसने कैसे बियांका की आवृत्ति में कोई पदक भी जीता था। वह देखने में गोरा व सुंदर था। जय नाम सुनकर पहले मोहित चिंता में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि हाँ, उसके साथ कक्षा में जय नाम का एक लड़का पढ़ता था जो देखने में काफ़ी गोरा और सुंदर था, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था, खेलकूद में भी आगे था। वह कभी कभी ताश का खेल भी दिखाया करता था और आवृत्ति में भी उसने पदक जीता था। परंतु आज 30 साल बाद जय के बारे में सोचकर उसके हृदय में जय के प्रति कोई लगाव महसूस नहीं हुआ। खैर, दोनों में बातचीत होती है। जय एक जरूरी काम से उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है, तो मोहित उसी दिन शाम 7 बजे अपने घर आने को कहता है। शाम को अपने दफ्तर का काम निपटाकर मोहित ली रोड स्थित अपने घर पहुंचता है। वह अपने मित्र जय की आज आने की बात को भूल गया था कि उसका नौकर विपिन आकर उसे एक पुर्जा थमा देता है, जिसमें लिखा है जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। यह पढ़ते ही वह अपने मित्र को अंदर ले आने की बात कहता है। परंतु होता क्या है, मोहित सरकार जब शाम को अपने घर पहुंचता है तो वह तो अपने मित्र की बात ही भूल गया था कि आज उसके घर जय आने वाला है। जब नौकर उसके हाथ में एक पुर्जा थमाता है जिसमें जयदेव एज पर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है,
तब उसे याद आता है कि अरे आज उसका मित्र उसके घर आने वाला है। जब जयदेव को मोहित देखता है तो हैरान रह जाता है। सामने उपस्थित जयदेव के वेशभूषा शक्ल सूरत को देखकर वह अपने सहपाठी जय के साथ मेल नहीं बैठा पाता है। दोनों में बातचीत होती है तो इसी क्रम में जयदेव बतलाता है कि कॉलेज के दिनों में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था और इस कारण उसे नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। आर्थिक तंगी से गुजरने के कारण उसकी सूरत व हालात बिगड़ चुकी हैं। तो जयदेव को देखकर मोहित सरकार परेशान हो जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि जयदेव की वेशभूषा शक्ल सूरत इस तरह से हो गई है कि वह किसी तरह से अपने स्कूली जीवन के मित्र जय के साथ उसका चेहरा मिला नहीं पाता है, शक्ल सूरत का कोई मेल बैठा नहीं पाता है। आज जो उसके सामने जयदेव है, उसकी जो वेशभूषा है, उसने एक ढीला ढाला पतलून पहन रखा है, उसके कॉलर में से धागा निकल रहा है और उसके दांत जो है पान खा कर सड़ चुके हैं। इस तरह से उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो। और जयदेव भी यह बतलाता है कि कॉलेज के दिनों में ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हो गए। कॉलेज की पढ़ाई छूट गई, नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और उसे अच्छी नौकरी भी आज तक नहीं मिली है, क्योंकि अच्छी नौकरी अच्छे किस्मत वालों को ही मिलती है। आज यह स्थिति है कि अपने बेटे के स्कूल की फ़ीस देने के लिए उसके पास रुपया नहीं है। यदि समय से स्कूल में फ़ीस जमा ना की गई तो उसके बेटे की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होगा, जबकि उसका बेटा पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। तो आज जयदेव की क्या स्थिति हो गई है कि उसके बेटे के स्कूल का फ़ीस देने का भी पैसा उसके पास नहीं है और इस बात से वह काफ़ी परेशान है कि यदि उसके बेटे की फ़ीस जो है सही समय पर जमा नहीं की गई तो उसके बेटे की पढ़ाई में क्या होगी, रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए वह काफ़ी चिंतित है। अतः यदि 100-150 रुपये की मदद मोहित कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। रुपये की बात सुनकर मोहित को यह विश्वास होता है कि आजकल कलकत्ते में बहुत से ठग चोर घूम रहे हैं जो किसी के बारे में कुछ बातें जानकर किसी को भी बड़ी आसानी से ठग लेते हैं। अतः यह आगंतुक भी ठग है। तो रुपये पैसे की बात जब मोहित सुनता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसका मित्र नहीं है, ये जरूर कोई ठग होगा, क्योंकि कलकत्ता में ठग चोर की कमी नहीं है जो बड़ी ही आसानी से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करके उसे ठगने का प्रयास करते हैं। फिर वह आगंतुक जो जयदेव नाम का है को कहता है कि उसके पास कैश रुपये नहीं है, अतः यदि वह रविवार को सुबह आए तो वह रुपये की व्यवस्था करेगा। पर उसने यह सोचकर ऐसा कहा था कि वह तो 3 दिन के लिए बाहर घूमने जाएगा और रविवार रात को वापस घर लौटेगा। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कब आने, रविवार को सुबह, जबकि वह लौटेगा कब, रविवार रात को। ऐसे में रविवार सुबह उसे घर में ना पाकर आगंतुक यानी जय को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इस तरह इस मुसीबत से पीछा छूटेगा। रविवार रात को जब मोहित घूम फिर कर घर आता है तो नौकर जय के आने की बात बताता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु अगली सुबह फिर नौकर उसे 3 पंक्ति की एक चिट्ठी लाकर देता है। जब मोहित सरकार को यह खबर मिलती है कि रविवार की सुबह जय आया था और आकर खाली हाथ लौट गया है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन इसकी प्रसन्नता ज़्यादा देर रहती नहीं है। यह प्रसन्नता सिर्फ रात भर की है, क्योंकि सुबह विपिन जो है पुनः उसके हाथ में एक चिट्ठी लाकर देता है और लिखने वाला कौन है, जयदेव। इस चिट्ठी को लिखने वाला था जयदेव बोस। उसने अपने पैर में मोच आ जाने के कारण खुद के स्थान पर अपने बेटे संजय बोस को रुपये के लिए भेजा है। तो उस चिट्ठी में उसने क्या लिखा है कि उसके पैर में मोच आ गई है, इसलिए वह रुपये लेने के लिए अपने बेटे संजय बोस को उसके पास भेजा है। मोहित उस लड़के को बुलाता है। उससे बात करके मोहित को उस लड़के में अपना 30 साल पुराना सहपाठी जय की छवि दिखाई देती है। इस बार वह प्रसन्नता के साथ 200 रुपये एक लिफाफे में भरकर जय के बेटे संजय को देता है। उसे नाश्ता करवाकर अपनी गाड़ी से उसे उसके घर भेजने का भी इंतज़ाम करता है। आज उसका जी बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। जब मोहित सरकार जयदेव बोस के बेटे संजय कुमार बोस से मिलता है, उससे बातचीत करता है, तो उसे महसूस होता है कि आज उसने अपने 30 साल पुराने सहपाठी जयदेव बोस को पुनः संजय कुमार बोस के भीतर पा लिया है, यानी उसकी छवि उसमें दिखाई देती है और वह बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्नता के साथ वह 200 रुपया एक लिफाफे में भरकर संजय को देता है। इतना ही नहीं, उसे नाश्ता करवाकर उसे गाड़ी से घर भिजवाने का भी इंतजाम करता है। आज वह प्रसन्न है कि उसने अपने सहपाठी को पुनः पा लिया और आज वह बहुत प्रसन्न है। उसका जी बहुत हल्का हो गया, यानी उसके मन से मानो बोझ हट गया हो। यह बोझ क्या था कि उसने जयदेव को समझा था कि वह कोई ठग है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। जय जो है अपनी परिस्थिति से प्रभावित होकर के ही मोहित सरकार के पास रुपये मांगने आया था।
तो इस बात से उसने अपने मित्र को पहचान लिया और इस तरह से वह आज काफ़ी प्रसन्न है। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि सहपाठी कहानी का सारांश आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।